हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जंतुओं में परिवहन। पिछले क्लास में हमने जाना था कि पादपों में परिवहन। तो आइए किस प्रकार से जंतुओं में परिवहन होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला चीज़ जानते हैं हम लोग परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, जो इसमें होता है जंतु में, तो इसमें रक्त का प्रवाह होता है। रक्त का प्रवाह होता है मतलब कि परिवहन होता है। तो हृदय और रक्त वाहिनी मिलकर शरीर का परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। नहीं समझे सर? जैसे कि देखिए, रक्त को प्रवाह होता है, हम लोग पढ़ने वाले जंतुओं में परिवहन। और जंतुओं में किसका परिवहन होता है? तो रक्त का। और किसके किसके द्वारा? तो हृदय के द्वारा। हृदय प्लस रक्त वाहिनी यानी कि रक्त को जाने वाला पाइप, यानी दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं रक्त के बारे में, क्योंकि परिसंचरण तंत्र में हमें दो ही चीज़ पढ़ना है। क्या क्या? एक हृदय और दूसरा रक्त। तो पहले हम रक्त की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम हृदय को अध्ययन करेंगे। तो आइए, रक्त किसे कहते हैं? रक्त को हम अन्य नाम से भी जान सकते हैं। इसे ब्लड कहते हैं, इसे रक्ताणु भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनी में प्रवाहित होता है। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ है और यह जो होता है रक्त वाहिनी, हृदय और रक्त वाहिनी में प्रवाहित होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि रक्त हृदय और रक्त वाहिनी में किस प्रकार से यह प्रवाह करता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक भी है। और यह क्या है? तरल संयोजी ऊतक भी है। आगे बढ़ते हैं। रक्त के दो प्रमुख घटक हैं। देखिए, रक्त एक बताएं कि एक लिक्विड है, एक प्रकार का तरल है। और यह दो मतलब कि दो भागों में बांटा हुआ है। मतलब कि इस लिक्विड में दो चीज़ हैं। क्या क्या? तो एक प्लाज्मा है और एक रक्त कोशिका है। जो प्लाज्मा होती है रक्त में वो 55% होती है, जबकि रक्त कोशिकाएं कितनी होती हैं? 45%। तो यहाँ से एमसीक्यू पूछते हैं कि रक्त के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पहला बोलिएगा प्लाज्मा, दूसरा रक्त कोशिकाएं। और कितना कितना प्रतिशत है? तो 55% एक है और एक 45%। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्लाज्मा का अध्ययन करेंगे। अब प्लाज्मा किसे कहते हैं? यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से 55% होता है। प्लाज्मा में उपस्थित रक्त प्रोटीन कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा किससे बना होता है। जो प्लाज्मा होता है वो प्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा किससे बना होता है? प्रोटीन से। और इसमें प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 90% जल पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 90% आप याद रख सकते हैं। तो ये था प्लाज्मा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे रक्त कोशिकाएं। जिस प्रकार से ब्लड को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। एक था प्लाज्मा और एक था रक्त कोशिकाएं। तो प्लाज्मा तो हम पढ़े। अब आता है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला कौन कौन से? तो पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो आइए हम एक एक का अध्ययन करते हैं। क्या होता है आरबीसी, क्या होता है डब्ल्यूबीसी और क्या होता है प्लेटलेट्स। तो हम जानेंगे आरबीसी। देखिए, इस प्रकार से आप मैप का मतलब देख सकते हैं किस प्रकार से रहता है। अगर ये पूरा मतलब रक्तवाहिनी है, रक्तवाहिनी में देखिए ब्लड है। ब्लड में जो दिख रहा है आपको, ये आपका आरबीसी हो गया। जो वाइट दिख रहा है डब्ल्यूबीसी हो गया। और इसमें जो छोटा छोटा है वाइट टाइप का हो गया, वो क्या है? तो आपका प्लेटलेट्स है। जो टूटे टूटे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर जो टूटे टूटे दिखाई दे रहे हो, क्या है? प्लेटलेट्स है। तो इस तरह से है। यहाँ पर रक्त की शिकायत हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रंजक पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक पाया जाता है। और इसी कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो आरबीसी का रंग होता है वो लाल होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीसी में किस प्रकार का रंजक पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन नामक। दूसरा है पॉइंट, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में।
निर्माण पूछेगा तो कहाँ बोलना है, अस्थि मज्जा। इंग्लिश में बैन मैरो भी कह सकते हैं, बैन मैरो। और पलीहा, अब देखिए आरबीसी जब बना तो ये खत्म भी हो जाता है, तब पलीहा में जाकर आरबीसी जो होता है पलीहा में जाकर जमा हो जाता है और वहाँ पर आरबीसी खत्म हो जाता है। तो वही है पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो पलीहा को। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और इसका जीवन काल कितना दिन होता है, तो 120 दिन होता है। तो इस प्रकार से आप समझे होंगे, ये पॉइंट था। तो एमसीक्यू पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन रंजक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन। निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। खत्म कहाँ होता है, तो पलीहा में। कार्यकाल कितना होता है, तो 120 दिन का। आप इसको टिक कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा एमसीक्यू पूछते हैं। अब देखिए लाल रक्त कोशिकाओं की कार्य, ये वीवीआई है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि लाल रक्त आरबीसी क्या है, आरबीसी क्या है। तो आपको पता है कि आरबीसी एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। और इसका कार्य भी पूछता है कि इसके 2 कार्य को लिखे, तो हम 3 कार्य को लिख दिए हैं। अगर एग्जाम में जिस प्रकार से पूछा आप बता दीजिएगा। तो पहला याद रखना है कि पोषक तत्वों का परिवहन, पोषक तत्वों का क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है, करता है। और O2 और CO2 का परिवहन। अब देखिए हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। इसमें मुख्य जो मतलब जिसका काम है वो कौन करता है, मुख्य भूमिका किसका रहता है, तो रक्त का रहता है। मुख्य भूमिका रक्त का रहता है। O2 को अंदर पूरा शरीर में बैठाना मतलब पहुंचाना, और CO2 को हमारे शरीर से बाहर भेज देना। किसका मुख्य काम रहता है, वो रहता है रक्त का। अब है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। और हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ रहते हैं उनका भी परिवहन कौन करता है, तो आरबीसी ही करता है। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानेंगे WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल। एक मिनट, कभी कभी पूछता है कि आरबीसी का फुल फॉर्म। आरबीसी का कभी कभी फुल फॉर्म बोल देगा, तो आर से रेड और बी से ब्लड और सी से सेल। याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल। इससे भी एमसीक्यू पूछते हैं। अब आते हैं WBC। WBC का क्या याद रखना है, तो व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। इसमें हीमोग्लोबिन रंजक नहीं पाया जाता है। देखिए हम बताते हैं कि आरबीसी का रंग लाल होता है, तो लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन रंजक पाया जाता है। लेकिन WBC में ऐसा नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, तो इसका रंग भी कुछ चेंज नहीं होता है, व्हाइट का व्हाइट रहता है। मनुष्य के शरीर में आरबीसी और WBC का अनुपात 600:1 है। अगर मान लीजिए कि 600 ग्राम अगर आरबीसी है मनुष्य के शरीर में, तो 1 ग्राम WBC रहता है। यह कई प्रकार के रोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए रोगों से प्रोटेक्शन, यानी कि हमें जो भी बीमारी होता है उससे प्रतिरक्षा कौन करता है, रक्षा कौन करता है, तो WBC। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि हमें रोगों से लड़ने में सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो ऑप्शन दीजिएगा WBC को टिक कीजिएगा आप लोग। इसका जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन तक ही इसका जीवन काल होता है। किसका, तो WBC का। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या है, तो आइए समझते हैं। यह अन्य प्रकार के रुधिर कोशिकाओं की अपेक्षा बहुत कम ही छोटे होते हैं, बहुत मतलब छोटा होता है। यह हवा के संपर्क में आने पर रुधिर प्लेटलेट्स टूट जाते हैं, जो रुधिर को थाका बनने में सहायता करते हैं। जैसे कि देखे होंगे कि अगर आपका हाथ है और हाथ पर कहीं कट जाता है, तो यहाँ से ब्लड बहने लगता है, यहाँ से ब्लड बहने लगता है। और जैसे ही ब्लड बंद होना, जैसे ही मतलब कि ब्लड बंद होता है, तो यहाँ पर आप देखे होंगे पानी जैसा कुछ जम जाता है। जो पानी जैसा जम जाता है, जैसे ही आपका हाथ मतलब कटा, वहाँ से ब्लड बह रहा था, ब्लड जब रुक गया, बंद मतलब बहना बंद कर दिया, तो यहाँ पर आपका देखिए कुछ कुछ वाइट एक चिपचिपा द्रव गड्ढा सा यहाँ पर जम जाता है, यही प्लेटलेट्स। तो अगर ये प्लेटलेट्स नहीं रहता तो हमारा जो रक्त है वो नहीं जम पाता। तो ये बोला कि हवा के संपर्क में आने पर रुधिर के प्लेटलेट्स टूट जाते हैं और रुधिर को थाका बनाने में सहायता करते हैं। तो आप इसको समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। रक्त वाहिनियाँ। अब देखिए रक्त वाहिनी से मतलब समझना है कि उसे पाइप, वाहिनी मतलब समझना है पाइप, और वैसा पाइप जिसमें रक्त का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है, रक्त का फ्लो होता है, ब्लड
फ्लो करता है। और जो हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ हैं वो दो प्रकार के हैं। शरीर के विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। जैसे कि मतलब पाइप समझिएगा, एक पर दो पर मतलब एक प्रकार का पाइप कहिए, और जो क्या करता है रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और वैसा वैसा पाइप कितने हैं, तो दो प्रकार के, एक है धमनी और एक है सीरा। तो आइए समझते हैं धमनी क्या है और सीरा क्या है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे धमनी। मतलब एक तरह समझिएगा, हम बताएं दो प्रकार का पाइप। तो एक पाइप है जो लाता है और एक पाइप है जो ले जाता है रक्त को। तो देखिए, अगर पूरा शरीर में जो रक्त को ले जाता है वो ले जाता है धमनी, और पूरा शरीर से जो रक्त लाता है वो लेता है सीरा। आइए पढ़ते हैं पहले तो समझ में आ जाएगा। धमनी, यह वाहिनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर शरीर के सभी भागों में जाती हैं। रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होती है और अतः धमनियों की दीवार मोटी और लचीली होती है। देखिए, यह पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, नहीं आया होगा। यह वाहिनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। जैसे कि समझिएगा कि यहाँ पर हृदय है और यहाँ पर फेफड़ा, लंग्स, एल फॉर लंग्स, हृदय, एच फॉर हार्ट, और यह बॉडी रख दीजिए, बॉडी। तो यह रक्त हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर शरीर के सभी भागों में जाती है। और जैसे ही देखिए यहाँ से आप O2 यहाँ पर बोला है ऑक्सीजन युक्त रक्त, तो ऑक्सीजन जैसे ही शामिल हुआ लंग्स में यानी कि फेफड़ा में, तो आया हृदय में, और हृदय से पूरा शरीर में रक्त को पहुंचाया जा रहा है। बॉडी यहाँ देखिए ये है, जो हृदय है यहाँ पर इसको हृदय लिखे हैं, और हृदय से पूरे शरीर में जो रक्त को प्रवाह हो रहा है बॉडी में, तो यह जो पाइप का काम कर रहा है इसी का नाम है धमनी, इसी का नाम है धमनी। तो आप समझ गए होंगे कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है उसे क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, सीरा क्या होता है। तो देखिए, यह रक्त वाहिनी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाती है या पूरा पुनः वापस हृदय में ले जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। जैसे कि समझिएगा कि यहाँ पर है लंग्स, यहाँ पर है लंग्स, और उसके बाद है हार्ट यानी कि हृदय, और उसके बाद है बॉडी। हम बताए थे कि जो हार्ट है, हार्ट से पूरा बॉडी में रक्त लाया गया था, और बॉडी से फिर हार्ट में रक्त को भेजा जाएगा। यानी कि आया था O2 युक्त और जाएगा CO2 युक्त। यानी कि जो लाया वो हुआ धमनी, पूरे शरीर में मतलब जो पहुंचाया वो हुआ धमनी, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पूरे शरीर से जो हृदय में ले गया वो कौन ले गया, तो वो ले गया आपका सीरा। तो आप इसी को समझे होंगे। ये रक्त वाहिनी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। इसकी भित्ति पतली होती है, और इसकी भित्ति कैसी होती है, पतली, जबकि धमनी की भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। इसमें ऐसे भाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं, जबकि देखिए धमनी में भाल्व नहीं होते हैं, नो भाल्व, जबकि सीरा में भाल्व होते हैं, यस, यानी कि सीरा में भाल्व होते हैं जो उन्हें एक ही दिशा में प्रवाह होने की अनुमति देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव हृदय। जो भी हम लोग को पढ़ना था हम रक्त के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। आइए समझते हैं मानव हृदय को। मानव हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल संरचना है जो फेफड़ों के बीच स्थित होती है। इसमें 4 चेंबर होते हैं जो दायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय और बायां निलंद, अलिंद और बायां निलय कहलाता है। यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं, अभी हम देखेंगे। तो 4 चेंबर होते हैं, आप समझ गए होंगे, दायां अलिंद, दायां निलय और बायां अलिंद और बायां निलय। आइए समझते हैं और आगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है, वैसे हम 4 भागों में इस तरह से बांट दें तो आप 4 भाग देख पा रहे हैं अच्छा से। यहाँ पर लिखा हुआ ये हो गया दायां निलय, ये हो गया बायां निलय। देखिए निलय और आलिंद में आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो आलिंद, सर आलिंद किधर वाला कहेंगे, निलय किधर वाला को कहेंगे, कन्फ्यूजन नहीं करना है। देखिए अ से साउंड याद रखेगा, अ से आसमान, और आसमान हमेशा ऊपर आ रहता है, तो याद रखेगा उसके से आलिंद, के आलिंद ऊपर
और नीलय, नीलय यानी न से नीचे और न से नीलय, याद रखिएगा नीलय हमेशा नीचे रहता है। तो अगर आप इस तरह से अगर नहीं समझ पाते हैं कि आलिंद किधर रहता है, नीलय किधर रहता है, तो कार्य विधि को नहीं बता पाइएगा, हृदय का कार्य विधि नहीं बता पाइएगा। तो इस तरह से जरूरी है। और इस साइड जो हो गया, इधर बोल सकते हैं दायां और इधर बोल सकते हैं बायां। तो ऊपर में बोले आलिंद और नीचे में बोले निलय, तो इधर हो गया दायां निलय, इधर हो गया बायां निलय, इधर हो गया दायां आलिंद, इधर हो गया बायां आलिंद। तो आइए हम कार्य विधि को समझते हैं। हृदय का कार्य विधि। हृदय 4 कक्षाओं में बटा होता है। ऊपर के 2 कक्षा को आलिंद और नीचे के 2 कक्षा को निलय कहते हैं, जैसा कि हम फिगर में भी बताएं। कक्षाओं के बीच की दीवार ऑक्सीजन समृद्ध तथा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देते हैं। और इनमें देखिए कुछ दीवार होते हैं जो इनको मिलने नहीं देते हैं, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर देखिए कुछ दीवार है, दीवार जैसा इसमें जो रेड ज़्यादा दिख रहा है आपको, ये दीवार है जो एक दूसरे से ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को एक दूसरे में नहीं मिलने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा हृदय जीवन भर पंप, बिना रुके पंप का कार्य करता है। देखिए हमारा हृदय कभी भी नहीं रुकता है और बिना रुके काम करता है। इसके सिकुड़ने तथा फैलने से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पूरे शरीर से हृदय में आता है और फिर हृदय से फुसफुस धमनी द्वारा रक्त फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुसफुस शिरा द्वारा पुनः हृदय में आता है और अंत में महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में रक्त चला जाता है। देखिए ये तो थ्योरी हो गया, आपको समझ में नहीं आता है, नहीं आया होगा। आइए देखिए अभी हम इसमें कुछ बताएंगे आपको पॉइंट, मतलब कि हम ड्रॉ करके दिखाएंगे कि क्या ये लिखा हुआ है कि हृदय से फुसफुस धमनी द्वारा रक्त फेफड़ा में आता है और फेफड़ा से शुद्ध रक्त फुसफुस शिरा द्वारा पुनः हृदय में आता है और अंत में महाधमनी द्वारा पूरा शरीर में भेज दिया जाता है। आइए इसको हम समझते हैं अच्छे से। जैसे कि देखिए कि ऊपर में जो फुसफुस की कोशिका लिखा है, तो यहाँ पर समझिए कि फेफड़ा है, यहाँ पर समझ लीजिए फेफड़ा, और यहाँ पर आपका हृदय है। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन युक्त आया और यहाँ पर रुका और इसके द्वारा ये जो है ये है महाधमनी, तो पूरा शरीर में इसके द्वारा जा रहा है, तो महाधमनी के द्वारा पूरा शरीर में गया। और फेफड़ा से हृदय में किसके द्वारा आ रहा है, तो फुसफुस शिरा के द्वारा आ रहा है, फुसफुस शिरा के द्वारा है। O2 युक्त रक्त किसके द्वारा आ रहा है, तो फुसफुस शिरा के द्वारा। याद रखना बहुत जरूरी है किसके द्वारा आता है। और पूरा शरीर में किसके द्वारा भेजा जा रहा है, तो शरीर को महाधमनी के द्वारा पूरा शरीर में भेज दिया जा रहा है। और O2 युक्त, अब जैसे ही O2 पूरा कोशिका में गया तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः कौन लाएगा, तो यह लाएगा महाशिरा, और महाशिरा इसको हृदय में फिर से ला दिया और हृदय में नीचे आएगा। फिर ये तो आया है आलिंद में, ऊपर आया है आलिंद में, और उसको फिर निलय में लाएगा और निलय से यहाँ फिर जाएगा कहाँ पर, तो फेफड़ा में, किसके द्वारा, तो धमनी के द्वारा, फुसफुस धमनी के द्वारा। और इस चक्र में जो ब्लड है वो हमारे हृदय में 2 बार आता है, हमारे हृदय में 2 बार आता है। इसलिए जो हमारा हृदय है, इस हृदय को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है तो वह 2 चरणों में होता है, 2 बार रक्त में मतलब हृदय में पहुंचता है। तो आइए यहाँ पर इस टॉपिक आपका समाप्त होता है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आप 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर समझ में आया हो तो। यह सेशन आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।